नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में सेतु अभ्यास का मार्गदर्शन करने हेतु मैं विनायक बगाड़े आपके सामने उपस्थित हूँ। दिन है 31वां और कक्षा है 10वीं। दिनांक है 31 जुलाई 2021 और आज के हमारे क्षेत्र हैं श्रवण, पठन, लेखन। इसके लिए अपेक्षित कौशल यहाँ पर दिए हैं। छात्र मानवीय गुण तथा मानवीय दृष्टिकोण विकसित करने हेतु प्रयास करेंगे और संकल्पना है पद्य। इसमें सबसे पहली कृति यहाँ पर दी है, आओ पता करें। अध्यापक छात्रों को पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पद्यांश का उद्देश्य गहराई से समझने हेतु प्रेरित करेंगे। यहाँ पर नीचे पद्यांश दिया है। इस पद्यांश को ध्यानपूर्वक अध्यापक पढ़ेंगे और इसके पीछे कवि क्या कहना चाहता है या क्या उद्देश्य है कवि का। इस कविता को लिखने के पीछे जो कवि का उद्देश्य है, इस उद्देश्य को संक्षेप में अपने छात्रों को मार्गदर्शन करेंगे। कविता की पंक्तियां इस प्रकार हैं। अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहां हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते। जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, नमन स्वयमेव मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते। यहां पर कवि ने इस कविता के द्वारा इन पंक्तियों के द्वारा बड़ी ही अच्छी बात हमारे सामने स्पष्ट की है। हमारे जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं। इन उतार चढ़ावों में हमारा वर्तन कैसा होना चाहिए, इसके बारे में सीधे साधे उदाहरण देकर यह बात स्पष्ट की है। जैसे अंधेरे इलाके में हम जा रहे हैं और वहां पर जाने से इलाका है अंधेरे का, तो वहां पर किरण कैसे मिल सकती है। जो इलाका अंधेरे का है वहां पर किरण, प्रकाश की किरण, उजाले की किरण कैसे मिल सकती है। वहां पर किरण मांगा नहीं करते। और जहां पर कांटों का वन हो वहां पर सुमन मांगा नहीं करते। जो आदर का अधिकारी होता है उसके सामने हम अपना मस्तक, अपना सिर स्वयं झुका लेते हैं, वह अपने आप झुक जाता है। ये नमन जो होता है, यह नमन अपने आप मिलता है, वह मांग कर नहीं दिया जाता। तो इस तरह से इस कविता में जीवन की सच्चाई उजागर करने का काम कवि ने किया है। इस पर आधारित देखिए कृतियां यहां पर दी गई हैं। कृति पहली है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए। अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते। दूसरी है, नमन स्वयमेव मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते। दूसरी कृति है, इन शब्दों के लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द ढूंढकर लिखिए। यानी कांटे इस शब्द के लिए इस पद्यांश में कौन सा शब्द आया है वह लिखना है, और वह शब्द है कंटक। दूसरा है फूल, फूल के लिए शब्द आया है सुमन। तीसरा है प्रदेश, प्रदेश के लिए शब्द आया है इलाका। और चौथा है सिर, सिर के लिए पद्यांश में शब्द आया है मस्तक। अगली कृति है, आओ सक्षम बने। निम्नलिखित उदाहरण द्वारा छात्र जीवन में सुख दुख का महत्व समझने का प्रयास करते हैं। मनुष्य का जीवन
सुख दुख के बानों तानों बानों से बुना है, और जीवन में हमेशा सुख कभी नहीं मिलता, वैसे जीवन में हमेशा दुख यह भी कभी नहीं मिलता। और सुख दुख को या उसका महत्व उजागर करते हुए यह पद्यांश, यह कविता की पंक्तियां यहां पर दी हैं। मैं नहीं चाहता चीर सुख, मैं नहीं चाहता चीर दुख, सुख दुख की खेल मिचौनी, खोले जीवन अपना मुख। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। यहां पर देखिए मनुष्य के जीवन में सुख दुख का कैसा महत्व होता है। कवि यहां पर लिखते हैं कि मैं अपने जीवन में चिर यानी हमेशा, निरंतर, कायम, मैं अपने जीवन में सुख, निरंतर सुख कभी नहीं पाना चाहता। वैसे ही मैं अपने जीवन में अनेक काल से दुख भी नहीं पाना चाहता। यह जो जीवन है, यह जीवन सुख और दुख इनकी खेल मिचौनी खेलता हुआ जीवन होना चाहिए। इसमें सुख के बाद दुख हो, दुख के बाद सुख हो, तभी वह जीवन सफल या एक अच्छा जीवन हम कह सकते हैं। आगे कहते हैं कि सुख दुख ये दोनों भाव है, इन दोनों भावों के मिलने से ही हमारा जीवन परिपूर्ण हो जाता है। सिर्फ सुख से या सिर्फ दुख से यह जीवन कभी पूर्ण नहीं होता। जिसके जीवन में सुख और दुख दोनों का मधुर मिलन हुआ है, वही जीवन परिपूर्ण हो सकता है। और इसके लिए उदाहरण दिया है कि काले बादलों में छिपा हुआ चंद्रमा, कभी कभी यह चंद्रमा दिखाई देता है तो रोशनी फैल जाती है, सुख पैदा होता है। और ऐसे ही सुख पर जब दुख के बादल मंडराने लगते हैं तब चारों ओर अंधेरा हो जाता है। मेरा जीवन भी इस आंख मिचौनी की तरह होना चाहिए। इसमें सुख भी होना चाहिए और दुख भी होना चाहिए। ऐसी प्रार्थना कवि यहां पर करते दिखाई देते हैं। अगली कृति है आओ अभ्यास करें। इसमें देखिए पहली कृति है आकृति पूर्ण कीजिए। कवि नहीं चाहते, कवि क्या नहीं चाहते? चीर सुख और चीर दुख, यानी हमेशा सुख और हमेशा दुख, ये दोनों बातें कवि नहीं चाहते। उत्तर लिखिए। जीवन इससे परिपूर्ण होता है। सुख दुख के मधुर मिलन से जीवन परिपूर्ण होता है। अगली कृति है आओ सृजन करें। आशा निराशा सुख दुख इन शब्दों की सहायता से कविता तैयार करके सुनाइए। अब देखिए आशा निराशा ये विलोम शब्द भी हैं, सुख दुख विलोम शब्द हैं। तो ये आशा निराशा को लेकर कोई कविता तैयार करके सुनाइए, या फिर सुख दुख के बारे में इन शब्दों की सहायता से कोई कविता अगर आपको सूझती है तो इस कविता को आप लिख सकते हैं। इसके लिए पूरक साहित्य स्रोत दिया है। हिंदी मराठी भाषा के प्रमुख गजलकारों की गजल रचना सुनिए और सुनाइए। जो हिंदी और मराठी भाषा के प्रमुख गजलकार हैं, इनकी जो गजलें हैं वो रचना सुनिए और दूसरों को सुनाइए। तो यहाँ पर देखिए जो ऊपर की कृति है आशा निराशा सुख दुख इन शब्दों की सहायता से कविता तैयार करके सुनाइए, तो मैंने अंतरजाल पर सर्च किया तो यहाँ पर सुख दुख की एक कविता दिखाई दी जो अच्छी है, सुंदर है। तो यह एक नमूना के तौर पर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। यह कविता अमर उजाला में प्रकाशित हुई थी, सुख दुख के बारे में है। मेरी अपनी कविता या मेरी अपनी रचना वह नहीं है, लेकिन फिर भी आपके सामने एक उदाहरण पेश करने के लिए मैंने ये कविता यहाँ पर ली है। जैसे कि जिंदगी में कोई बड़ा सुख नहीं है,
इस बात का मुझे बड़ा दुख नहीं है, क्योंकि मैं छोटा आदमी हूं। बड़े सुख आ जाए घर में तो कोई ऐसा कमरा नहीं है जिसमें उन्हें टिका दूं। यहां एक बात, इससे भी बड़ी दर्दनाक बात यह है कि बड़े सुखों को देखकर मेरे बच्चे सहम जाते हैं। मैंने बड़ी कोशिश की है उन्हें सिखा दूं कि सुख कोई डरने की चीज नहीं है, मगर नहीं, मगर नहीं, मैंने देखा है कि जब कभी कोई बड़ा सुख उन्हें मिल गया है रास्ते में, बाजार में या किसी के घर, तो उनकी आंखों में खुशी की झलक तो आई है, किंतु साथ साथ डर भी आ गया है। बड़ी सुंदर कविता है यह। अमर उजाला नीचे मैंने लिखा है। तो ये अमर उजाला में कविता प्रकाशित हुई थी। इसके कवि कौन है मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन यह कविता मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने यहाँ पर आपके सामने एक उदाहरण के रूप में रखी है। इसे पढ़ लीजिए, इसे देख लीजिए, समझ लीजिए कि सुख दुख या आशा निराशा इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आप अपनी खुद की रचना लिखेंगे। इस अपेक्षा के साथ मैं विनायक बगाड़े अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूं। धन्यवाद।